सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टॉपिक मैंने बता दिया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर में, और उन्हीं टॉपिक को आप प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन करना नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देखना है, कोई भी वन वर्ड का। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे उतना ही अच्छा पेपर में करेंगे। अगर सपोज़ करिए आप 25 में 23 क्वेश्चन ले आते हैं, नंबर ले आते हैं कंप्यूटर में, तो क्या बुरा है? उससे आपकी कट ऑफ कितनी इंप्रूव हो जाएगी। वो बंदा जो रीजनिंग में, मैथ में मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत ना करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप ज़्यादा टाइम में और ज़्यादा गेन कर पाएंगे, या कह सकते हैं कम टाइम में और ज़्यादा गेन कर पाएंगे। और रीजनिंग और जीके से अच्छे नंबर बनाने का मतलब है भाई, इक्वल नंबर काउंट हो रहा है तो कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो बिल्कुल सोचिए ना, इतने लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, तो अगर सभी, मैं कह रहा हूँ आधे भी सब्सक्राइब कर जाएँ तो फिर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाया जा सके। आगे देखते हैं। आई मैक एक प्रकार का है भाई। आई मैक क्या है? एक प्रकार का तो मिनी कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है। तो जो आई मैक हमारा होता है, मैक लगा है आगे, तो आप समझ रहे होंगे कि किस कंपनी का है। तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर में आता है। आई मैक एक प्रकार का क्या है भाई? मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है। आई मैक आप अगर समझ रहे होंगे तो ये क्या है? हमारा एक मशीन है आई मैक। ना प्रोसेसर है, ना प्रोग्राम है, रजिस्टर ना रजिस्टर है। अच्छा, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जैसे इंटेल का प्रोसेसर होता है और AMD का प्रोसेसर होता है कंप्यूटर्स में। तो अगर पूछ दिया जाए तो वो भी प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? जो हम लोग कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर तैयार होता है उसे हम लोग प्रोग्राम कह सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग कहते हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए लैंग्वेज है, मतलब एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए एक लैंग्वेज है, इसलिए उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। रजिस्टर का क्या यूज़ होता है? रजिस्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे ताइवान हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो ये बड़ी मात्रा में रजिस्टर बनाते हैं जो काफ़ी नीडेड होते हैं। लगभग हर कंट्री में कमी बनी रहती है रजिस्टर और ट्रांजिस्टर की। आगे देखते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो जो कंप्यूटर है हमारा कौन सी भाषा में कार्य करता है? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर बेसिक में काम करता है, या कोबोल में, मशीन, या फोर्ट्रॉन में। तो मशीनी भाषा में कंप्यूटर काम करता है। अब कैसे काम करता है ये समझ लीजिए भाई। 0 और 1 मैंने बताया है कि ये बाइनरी नंबर होते हैं, इन्हीं दो नंबरों को कंप्यूटर समझता है। तो अगर आप कंप्यूटर में ये लिखेंगे कि कंप्यूटर कौन सी भाषा में कार्य करता है, अगर इतना भी लिख देते हैं तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कंप्यूटर को कुछ पल्ले पड़ता है, और उसके बाद जो आपको एक्सप्लेन करना होता है तो कंप्यूटर आंसर 0 1 में ही देता है, लेकिन वो फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम लोगों को समझ में आता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन। तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT दिल्ली में, या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में। आपको आंसर पता है, लेकिन मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ अलग अलग जगह कहाँ कहाँ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता में स्थित है। तो ये पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। आगे, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का है? अब जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है उसे परम, उसका नाम रखा गया है। तो ये कौन सा कंप्यूटर है? जाहिर तौर परम का नाम आते ही आपके दिमाग में सुपर कंप्यूटर आ जाता होगा, क्योंकि परम ही पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में यूज़ करा जाता है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए होता है। जैसे हमारा नासा यूज़ करेगा या इसरो यूज़ करेगा, ये सबके लिए नहीं होता कि कोई कंपनी या यूज़ कर ले। तो इसमें टेराबाइट और उससे भी कहीं ज़्यादा गुना में डेटा आता है। इंटरनेट स्पीड टीबीज़ में होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काम बहुत बड़े पैमाने में होता है, तभी इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं।
WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन से? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिम बर्नर ली, इनका नाम आपको रट जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी तक रट गया है, इतनी बार पढ़ाया है पढ़ा है। टिम बर्नर ली WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। तो ये हर जगह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी होना चाहिए। अगर आप कोई बच्चा आपसे पूछ देता है या आपको किसी से पूछना है तो ये क्वेश्चन सबसे बेसिक है, और लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता टिम बर्नर ली का नाम। मार्क जुकरबर्ग का नाम तो सभी को पता रहता है। आगे देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था वो कौन सा है? वो सिद्धार्थ है। परम सुपर कंप्यूटर होता है। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर भारत में बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जगह आपने नहीं देखा होगा, मे भी काफ़ी लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो इसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, सिद्धार्थ। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? ये बताने की जरूरत नहीं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक और पिता भी कहा जाता है। आपको बताना है, बिल गेट्स आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। लैरी पेज, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में किसके हैं। मैं आपको आंसर बताऊंगा वीडियो इस सेक्शन के बाद में। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग माने प्रोसेस करना डेटा का, तो डेटा को उपयोगी बनाना। अच्छा, डेटा को सजाना ये विजुअलाइजेशन का काम हो गया। मतलब आप सपोज करो ये स्क्रीन है और डेटा को आपको दिखाना है, तो चार्ट के माध्यम से या फिर कोई ग्राफ बना के आप डेटा को दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो उससे डेटा समझ में आएगा। तो ये तो दिखाना हो गया, डेटा को सजाना। डेटा संग्रह करना मतलब डेटा स्टोर करना। तो डेटा स्टोर किसके थ्रू करा जाता है? वो SQL, मतलब SQL एक लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपने नाम सुना होगा मोस्ट ऑफ द लोगों ने। उसके थ्रू डेटा को स्टोर करा जाता है, या क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं आप लोग। और डेटा को उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, चलिए ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा सेक्शन हम लोग देखेंगे अभी। तो एक क्वेश्चन जैसा मैंने पूछा था, लैरी पेज कौन है? भाई गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज। आपको बताना है कि जो एप्पल कंपनी है उसके संस्थापक कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट दे दीजिए। चलिए दूसरा सेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सामान्य डेटा तत्वों को रखता है? तो अब इन्हें लाइन से ज़रा रखना है। तो पहले क्या होता है? कैरेक्टर आता है, फिर फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल आती है और फिर डेटाबेस होता है। डेटाबेस सबसे लास्ट में आता है। इससे ही देखो, इसमें सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? फाइल। सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? डेटाबेस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि डेटाबेस माने होता है डेटा को जहाँ संग्रह करा जाता है। मान लो कई अलग अलग टाइप का डेटा है और उसे कहीं एक जगह अगर संग्रह कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? ये मैं जलेबी बना रहा हूँ, तो उसे क्या कहेंगे? डेटाबेस। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिट वाइट चरित्र हिंदी दे दिया है इन्होंने। तो ये तो कोई बिट वाइट तो ये नहीं पूछा गया है कि इसमें आपको बिट वाइट बताना है कि फिर MB आता है, TB आता है, ये नहीं पूछा गया। ये पूछा गया है कि सामान्य डेटा तत्वों को रखता है, छोटे से बड़े। तो वही कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। डेटाबेस लास्ट में रखना, ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। आगे, भंडारण जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे क्या कहा जाता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसे जो बिजली बंद होने जाने के बाद भी स्टोरेज रखता है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में क्या है कि जैसे हार्ड डिस्क हो गई हमारी, रोम हो गई हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में, जैसे 16 GB 28 GB की जो स्टोरेज होती है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। जो लाइट जाने में या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने में, जैसे आपकी मूवी पढ़ी है या कोई और PDF पढ़ी है, तो क्या वो डिलीट हो जाती है? नहीं डिलीट होती है। जरूर होता है जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो रैम होती है, जिसमें अगर आपने कोई PDF खुला होगा और मोबाइल बंद हो जाता है तो वो बंद जरूर हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। तो उससे कहेंगे वोलेटाइल जो रैम है। और नॉन वोलेटाइल में रोम आती है, हार्ड डिस्क आती है, जिसमें भी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, लाइक CD DVD। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन, कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको और अच्छा कंटेंट मिलता रहे, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगती है, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सी यादें प्रति सेकंड कई बार ताज़ा होनी चाहिए? भाई इसमें ये दिया गया है कि जल्दी जल्दी रिफ्रेश कौन सी मेमोरी हो जाती है। तो भाई EEPROM रोम होता है या रोम होता है, स्टैटिक रैम होता है या फिर डायनेमिक। स्टैटिक माने तो होता ही है रुकी हुई, तो उससे कई बार ताज़ा तो हो नहीं सकती, रिफ्रेश तो हो नहीं सकती। रोम मैंने आपको अभी बताया। रोम माने क्या होता है? जो डायनेमिक नहीं होती है, जिसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, तो वो रिफ्रेश नहीं होगी। EEPROM
इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यहाँ पे भी रोम आ रहा है, तो जहाँ पे भी रोम आ रहा है वो ताज़ा नहीं हो सकती, लेकिन रैम जो होता है, स्टैटिक रैम नहीं, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक रैम वो रैम होती है जो लगातार बनी रहती है, और डायनेमिक रैम क्या है? जो मूव होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो डायनेमिक रैम जो है जो हमेशा ताज़ा होती रहती है, जैसे रिफ्रेश रेट आजकल मोबाइल में आता है, आपने देखा होगा। आगे देखते हैं, डेटा का बैकअप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते हैं, या फिर के टेप का यूज़ करते हैं, या फिर नेटवर्क ड्राइव, या फिर उपयोग सभी का यूज़ करते हैं। तो जो डेटा का बैकअप करने के लिए, यहाँ डेटा संग्रहित नहीं, डेटा को बैकअप करने के लिए पूछा गया है, तो उसके लिए के टेप का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, एक आधे बाइट को डैश के रूप में जाना जाता है। एक बाइट आपने सुना होगा और बिट भी सुना होगा, लेकिन आधा बाइट क्या होता है? आधे बाइट को जो है उसे निबल कहते हैं। आपको बताना है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसका आधा जब आप करेंगे तो उसे निबल कहेंगे। आगे देखते हैं, उसी आकार के ब्लॉक में मेमोरी की सामग्री को निम्न रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पे रोम, ईपी रोम या ईई, तो यहाँ पे रोम रीड ऑनली मेमोरी होता है, यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, या इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये मैंने तीनों की फुल फॉर्म बता दी, और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्ट अप करने के लिए डेटा और निर्देश को हाल करती है और पावर ऑफ कर देने पर डेटा को मिटाती नहीं है। यहाँ पे लिखा मिटाती नहीं, तो अभी मैंने बताया रोम। मोबाइल बंद होने पे भी डेटा ना जाए तो वो क्या है? रोम। और मोबाइल बंद होने डेटा चला जाए वो है रैम। तो ये डायनेमिक हो गई, ये स्टैटिक हो गई। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया जो स्थायी मेमोरी होती है उसे जो क्या बताया? रोम, जो मिटती नहीं है। तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको रोम लगाना है। अगर जो मिट जाती है डायनेमिक मेमोरी होती है वो होती है हमारी रैम। आगे देखते हैं, यूएसबी प्रकार संग्रहण डिवाइस है। तो यूएसबी कौन से प्रकार का संग्रहण डिवाइस है? तो ये सेकेंडरी डिवाइस होता है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता, जैसे रैम हो गई वो हमारी प्राइमरी डिवाइस हो गई, और सेकेंडरी डिवाइस होती हैं जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।